आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो कि अक्सर नए पेरेंट्स और वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं वो अक्सर ये गलतियां दोहराते हैं। बरसात के सीजन में अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कि वो बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं 0 to 3 मंथ, 3 मंथ to 6 मंथ, जो बच्चे बहुत छोटे हैं जो कि पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं और पार्शियली भी जो फार्मूला फीडिंग भी ले रहे हैं या फिर दोनों ही चीज़ें वो ले रहे हैं, तो ऐसे केस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी माँ को ऐसे कोई भी आहार नहीं लेना चाहिए जो कि पचने में काफ़ी ज़्यादा हेवी हो। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से इस टाइम का जो मौसम होता है बरसात का, उस टाइम पे आपकी जठराग्नि स्लो होती है। आपकी जो अग्नि अगर स्लो हो जाएगी, मंद हो जाएगी, तो डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी वस्तुएं जिसको खाने से आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है या जिस फूड एलर्जी अगर आपको है बेसिकली, तो आपको बरसात में उन सबको अवॉइड करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वैसी भी कोई साग सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, साग होती हैं, उनमें कीड़े लगने के चांसेस इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं। तो जब कीड़े काफ़ी ज़्यादा लग सकते हैं या उनकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो वैसे साग सब्जी का भी इस्तेमाल आपको बंद कर देना चाहिए। रही जहाँ तक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको सोच समझ करके ही ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे बैक्टीरियाज भी काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं। तो आपके फूड का जिस तरह का चुनाव होगा उसी तरह के ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे को प्रोवाइड करिएगा, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करिएगा। तो उन बातों को आप अगर ध्यान में रखती हैं तो आपकी मिल्क की क्वालिटी भी सही बनी रहेगी। और अगर आपको इंडाइजेशन होती है तो सबसे पहले अपने इंडाइजेशन को ठीक करें और तभी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, क्योंकि अगर आपको इंडाइजेशन होगी और कोलिक होगा उसी तरह से बच्चे को भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन चीज़ का आपको ध्यान बेसिकली ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपका बच्चा फार्मूला फीडिंग भी ले रहा है तो फार्मूला फीडिंग के समय में हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो मिल्क जब बनाते समय हम जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो पानी पूरी तरह से बॉयल होना चाहिए। पानी अगर पूरी तरह से बॉयल होकर आप इसको ल्यूकवार्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो फ्रेशली ही आपको फार्मूला फीडिंग को बनाना चाहिए। फार्मूला मिल्क आप जितना फ्रेश बनाइएगा उतना बेहतर रहेगा क्योंकि कई बार क्या होता है हम अगर पानी अच्छी तरह से नहीं उबालते हैं या अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते हैं और उस टाइम पे हम फार्मूला मिल्क बना रहे हैं तो होता क्या है कि बच्चे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। बरसात के सीज़न में आपको आसपास काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस के शिकायतें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो आपको पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी सी सर्दियां लग जाती हैं। तो वो सर्दियां क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे को कई बार हम ऐसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी के जो बरसात का सीज़न है उस टाइम पे आपको बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, तो तेज़ गर्मी की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एसी चलाते हैं या कूलर का इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या होता है कि बच्चे को जब ठंडी हवाएं लग जाती हैं तो बच्चे थोड़े टाइम के लिए उनको रिलैक्स फील होगा, लेकिन उनका धीरे धीरे करके बॉडी थोड़ा सा कूल डाउन होगा, उनको ठंड लगने लगेगी। लेकिन हम बड़े लोग ये समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि चलो एसी चल रहा है तो चल रहा है, और एसी की डायरेक्ट हवा अगर बच्चे को लगती है तो बच्चे को सर्दी लगने के केसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आपका बच्चा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़े से बड़े बच्चे को भी सर्दियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आपके लिए एसी सही होगा लेकिन बच्चे के हिसाब से आपको एसी का टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है और डायरेक्ट एसी का या कूलर का हवा बच्चे को नहीं लगने देना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो कूलर में जो कूलिंग होती है, पानी का अगर आप फ्लो को रोक देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जितना ड्राई आप अगर एयर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चे को राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही गीलापन आ जाता है तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चिपचिपापन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो आपको कूलिंग को ऑफ कर देना है और सिंपल आप ड्राई ही एयर अगर चलाते हैं तो उससे बच्चे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसकी कूलिंग कर देते हैं या फिर एसी में कूलिंग कर देते हैं तो उससे बच्चे को नुकसान हो सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चे को कपड़े का चुनाव आपको कैसे करना चाहिए। बच्चे को अगर आप फुल स्लीव्स पहनाते हैं उसके बाद आप एसी चलाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दिन के समय में आप बच्चे को हल्के कपड़े पहना सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उस टाइम पे भी बच्चे को पैजामी वगैरह ज़रूर पहनाइए क्योंकि उस टाइम पे मॉस्क्यूटोस काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि शाम होते होते मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कुछ मॉस्क्यूटो के रेपेलेंट्स आप बच्चे को लगा सकते हैं जो कि बच्चे की स्किन के लिए अच्छी है या उनके कपड़े में भी अटैच हो सकता है, तो
उस तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट का आप इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर बच्चा पूरी स्लीव्स अगर कपड़ा नहीं पहना है, जैसे मौसम के हिसाब से आपको देख लेना है, अगर ये तेज़ गर्मी है तो आप बच्चे के कपड़े का चुनाव भी सही ढंग से करें। लेकिन खास करके बच्चों के पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा मॉस्किटो काट सकते हैं, तो बच्चे को पैजामी या जो फुल लेंथ का जो पैंट होता है वो पहनाना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चे को अगर आप बाहर खेलने भेजते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है, बाहर खेलने जाता है, तो आपको 5 से 6 साल के बच्चे को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि वो बाहर ना खेले। और जैसे ही बहुत ज़्यादा शाम हो जाती है, जहाँ पर मच्छर का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, उसके पहले ही आप बच्चे को घर में लेके आइए और घर के सारे खिड़की दरवाजे आपको अच्छी तरह से बंद कर लेने चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखती हैं तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। वहीं पर बात कर लेते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं, तो मालिश के वक्त भी क्या होता है कि आप सोचते हैं कि आपको 3 से 5 बार बच्चे को नॉर्मल डेज़ में जिस तरह से आप बच्चे की मालिश करते हैं उस तरह से ही बच्चे की मालिश करेंगे। लेकिन बरसात के सीज़न में आपको मालिश की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। होता क्या है कि जब बच्चे को आप मालिश बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग बच्चे की चिपक जाती है। जैसे कि कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर स्किन दबती हो, चिपकती हो, वहाँ पर अगर ऑयल ट्रैप हो जाता है तो बच्चे को इरिटेशन होती है। और वो इरिटेशन, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बड़े लोगों की बात करूं, तो बड़े लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मियां लग रही हैं, उस पर अगर आप इमेजिन करिए कि आपको कोई मालिश कर रहा हो तो आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ लगेगी। आपको लगेगा कि आराम तो लगेगा थोड़ी देर के लिए, मीनवाइल आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर ये ऑयल चिपचिपा सा अगर आपके बदन पर रहे तो आपको कितनी ज़्यादा इरिटेशन होगी। उसी तरह की इरिटेशन बच्चा भी फील करता है। अगर आपके स्किन पे ऑयल अगर ट्रैप है तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा इरिटेटिंग जैसा लग रहा है, तो उससे बच्चे भी उसी तरह से परेशान होते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जब भी अगर आप मालिश करते हो उसके बाद बच्चे को आधे से 1 घंटे के बाद आप स्नान ज़रूर करा दें। प्रेफरेबली आप बच्चे को मॉर्निंग के टाइम पे मालिश ज़रूर कराएं। अगर आप चाहें तो रात के वक्त भी करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छी तरह से वाइप करके, बच्चे के बदन को वाइप करके अच्छी तरह से मेडिकेटेड जो टेल्कम पाउडर होते हैं वो सब लगा के आप बच्चे को अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहना के, डायपर पहना के आप बच्चे को स्लीप ज़रूर कराएं। वहीं पर 7th इंपॉर्टेंट गलती क्या होती है कि बच्चे की प्रॉपर अगर स्लीप नहीं होती है तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि स्लीप का होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है। तो बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं सोएगा तो उसको बीमारियां काफ़ी जल्दी लग सकती हैं। तो बच्चे की स्लीप को आपको इंटैक्ट ज़रूर रखना चाहिए। ज़बरदस्ती आप बच्चे को बिल्कुल ना जगाएं, उसको थोड़ी देर के लिए आराम उसकी बॉडी को करने दीजिए। 8 इंपॉर्टेंट गलती क्या होती है, अगर मैं मालिश को लेके बात करूं तो बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलेंगे कि मालिश की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि मालिश करना कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं मानती हूं कि मालिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मालिश के लिए आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही चुनाव भी करना इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लोग मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, और मस्टर्ड ऑयल इस टाइम के मौसम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आप चाहे तो सप्ताह में 1 से 2 दिन आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, जिसमें कि आप अच्छी तरह से मस्टर्ड ऑयल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप उसमें 2 से 3 कली लहसुन के डाल दीजिए, मेथी दाने के डाल दीजिए, और या तो फिर आप कलौंजी डाल दीजिए। उसके बाद पका करके बिल्कुल कूल डाउन करने के बाद ही बच्चे की मालिश करें, और उसके बदन को अच्छी तरह से पोंछ के ही आप उसको आराम से उसको सोने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में आपको कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपके बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी सही होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि 8वीं बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज़ जो बच्चे के साथ जो भी सामान हैं उसको भी टाइम टू टाइम आपको ज़रूर साफ़ करना चाहिए, और बरसात के सीज़न में उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा कर देनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चे की दांतें निकल रही हैं, बच्चे की टीदिंग अगर हो रही है, तो बच्चे को जो टीदर आप इस्तेमाल कराते हैं या जो टॉयज़ बच्चा फ्रीक्वेंटली खेलता है उसको टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन लग सकती है, और बरसात के सीज़न में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है, या तो सर्दी खांसी से भी हो सकता है, या बच्चे की स्किन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, लाइक रैशेस या घमौरियाँ हो सकती हैं। तो अगर बच्चे को कम अगर घमौरियाँ हैं तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिलके मेडिकेटेड जो टेल्कम पाउडर होते हैं उनका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बच्चे की स्किन को थोड़ा सा ड्राई रखें, या फिर नॉर्मल जो टैल्कम पाउडर होता है उससे भी बच्चे की स्किन को ड्राई रखा जा सकता है। और कोशिश करें कि बच्चे को ओवर ड्रेस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर बच्चा ओवर ड्रेस हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि उसको थोड़ी सी सर्दी लगी या हल्का बुखार ही आ गया और आप चले उनको बहुत सारे कपड़ा पहनाने, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि चलो ये भी पहना देती हूँ, वो भी पहना देती हूँ, तो बच्चा जब ओवर ड्रेस होता है उससे भी उसको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है।
तो बच्चे को एक एरेशन वाला माहौल में आपको ज़रूर रखना चाहिए और टाइम टू टाइम हो सके तो बच्चे को विटामिन D3 के ड्रॉप्स ज़रूर दीजिए और बच्चे की आयरन का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए कि बच्चे की फूड में आप आयरन का सप्लीमेंट अच्छा दे रहे हैं या फिर नहीं। और अगर आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना चाहते हैं, यानी कि 6 महीने से बड़ा हो गया है जिसमें एक्स्ट्रा बच्चे को कुछ दिया जा सकता है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके बच्चे को आयरन के टैबलेट्स और जो कैल्शियम और विटामिन D3 के टैबलेट्स होते हैं वो भी आप धीरे धीरे करके, जो सिरप के रूप में होती हैं, टैबलेट्स में बोल रही हूँ, आप सिरप के रूप में आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होगी। और फूड में भी आपको ऐसे फूड का चुनाव करना है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की इम्यूनिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं स्क्रीन पर ड्रॉप कर दूंगी, और आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिए ताकि आपकी जो भी पसंद की वीडियोज़ हैं अगर आप पूरी देखिएगा तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।